दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड्स यहां पर बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में मैं म्यूचुअल फंड की अलग अलग कैटेगरी से जो मुझे सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड्स लगते हैं वो इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो यहां पर आपको एक दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज, ये वीडियो किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने रिस्क के हिसाब से किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। और दोस्तों साथ में आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एटलीस्ट अपना जो टाइम हॉरिजॉन है वो 5 सालों का रखना है, तभी आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है। अगर दोस्तों आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी आज से 1 साल पहले जब हमने म्यूचुअल फंड्स पे बात की थी बेस्ट, उन फंड्स में से और इस फंड में एक म्यूचुअल फंड में चेंज है। और सबसे पहले अगर हम लार्ज कैप फंड की कैटेगरी पे बात करते हैं तो यहां पर मैंने चूज किया है यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड को। यहां से मैंने अब एक्टिव फंड को हटा दिया है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो एक्टिव लार्ज कैप फंड्स हैं वो बहुत सारे लार्ज कैप फंड्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पा रहे, और जो म्यूचुअल फंड्स बीट कर भी पा रहे हैं उनमें जो ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस होता है वो 1-2% का ही डिफरेंस होता है। तो इसीलिए अब मैंने लार्ज कैप एक्टिव फंड की जगह लार्ज कैप इंडेक्स फंड को यहां पर वीडियो में बेस्ट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में शामिल कर लिया है। तो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड यहां पर मुझे एक अच्छी ऑप्शन लगती है। निफ्टी इंडेक्स में यहां पर आपका पैसा लगेगा तो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है। निफ्टी 50 इंडेक्स जितनी रिटर्न्स जनरेट करेगा उसके आसपास की ही रिटर्न आपका म्यूचुअल फंड भी यहां पर जनरेट करने वाला है। तो इसलिए कंसिस्टेंट रिटर्न 10-12-15% की रिटर्न आप लॉन्ग टर्म में अभी तक ये देते हुए आए, और आने वाले टाइम में भी, जैसे कि इंडिया की अभी भी ग्रोथ बहुत ज्यादा बची है, ये म्यूचुअल फंड आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स जनरेट करके दे सकता है। अब आती है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की बारी। तो लार्ज एंड मिड कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं दोस्तों जो अपना पैसा लार्ज कैप और मिड कैप दोनों कैटेगरी की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें मुझे जो सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड लगता है वो है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड। हालांकि पिछले 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न्स नहीं दी है, काफी खराब रिटर्न्स रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से ये फंड अभी भी मुझे अच्छा लगता है। अब यहां पर इस फंड के साथ दिक्कत क्या हुई है कि ये फंड इंडियन इक्विटी के साथ साथ फॉरेन इक्विटी में भी पैसा इन्वेस्ट करता आया था, लेकिन अब फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट आरबीआई ने कर दी है बंद। तो उस वजह से इसकी परफॉर्मेंस पे थोड़ा इंपैक्ट आते हुए नजर आता है। लेकिन मुझे लगता है जो अंडर परफॉर्मेंस है वो ऑलरेडी यहां पर हो चुकी है। अब धीरे धीरे एक बेटर परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि ये फंड आने वाले टाइम में फिर से आपको देना शुरू कर सकता है। तो ये एक फंड है जो मुझे लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में यहां पर अच्छा लगता है। हालांकि बहुत ज्यादा पुराना फंड नहीं है, 3-4 साल पुराना ही ये फंड है, तो इसलिए बहुत ज्यादा हमारे पास 5 और 10 सालों की परफॉर्मेंस यहां पर देखने के लिए नहीं है। अब इसके बाद कैटेगरी आती है मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी। मिड कैप म्यूचुअल फंड दोस्तों वो फंड्स होते हैं जो 101 से लेकर 250 कंपनीज में अपना पैसा लगाते हैं, और अगर आप थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो ही आप मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। मिड कैप कैटेगरी में मुझे सबसे अच्छा लगता है मिराई एसेट मिड कैप फंड। ये फंड भी बहुत ज्यादा पुराना फंड नहीं है, 4-5 साल पुराना ही फंड है, लेकिन ये अभी भी अपनी कैटेगरी में काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहा है। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड ये मिड कैप कैटेगरी में रहा है। जब से ये लॉन्च हुआ है सिंस इंसेप्शन एक काफी अच्छा रिटर्न्स दे रहा है, और ये फंड एक आप ऐसा मान सकते हैं कि काफी बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलता है। थोड़ा रिस्क, इसकी जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स है वो काफी अच्छी यहां पर रहती है। और हम 1-2 सालों से इस फंड के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग इस फंड के बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन ये एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर अपने 4-5 साल के टाइम हॉरिजॉन में रहा है, और एक अच्छी रिटर्न्स ये इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दे रहा है। अब इन सभी फंड्स पे मैं डिटेल्ड बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, सेपरेट वीडियोस मैंने इन फंड्स पे बनाई हुई है। अगर आपको किसी फंड की रीसेंट अपडेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए तो यहां पर वीडियो बनाने की। इसके बाद दोस्तों कैटेगरी आ जाती है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स की। ये वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जहां पर फंड मैनेजर के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लार्ज, मिड और स्मॉल कैप किसी भी कैटेगरी की कंपनी में कितना भी पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है, और इस कैटेगरी में मुझे अभी भी सबसे अच्छा फंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड लगता है। इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि यहां पर वैल्यू इन्वेस्टिंग की जाती है, उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है जिनके बारे में स्टॉक मार्केट बात नहीं कर रही होती, जहां पे बात हो रही होती है कि कंपनी के फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं लेकिन शेयर नहीं भाग रहे हैं। और इस अप्रोच से ये फंड लगातार अच्छी रिटर्न्स जनरेट करते हुए आ रहा है। ये फंड भी इंडियन इक्विटी के साथ साथ फॉरेन इक्विटी में अपना पैसा लगाता है, लेकिन यहां पर भी अभी आरबीआई की गाइडलाइंस की वजह से फ्रेश इन्वेस्टमेंट फॉरेन इक्विटी में नहीं हो रही है।
है। तो ये फंड भी अपनी रिटर्न्स जनरेट करने के लिए इंडियन इक्विटी पे रिलाई करके चल रहा है, लेकिन इस फंड की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो कंप्लीटली डिफरेंट है बाकी जितने भी फंड्स हैं उनसे। वैल्यू इन्वेस्टिंग यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस हमेशा से करते हुए आया है, और यहां पर भी ये मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स यहां पर जनरेट कर सकता है। इस फंड पे हम डिटेल्ड मंथ ऑन मंथ बात करते हैं, तो बहुत ज्यादा इस वीडियो में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों कैटेगरी आ जाती है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी। तो स्मॉल कैप में मैं यहां पर आपको 2-3 फंड्स बता देता हूं, क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स में बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जहां पर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो कैसा है, आपके पोर्टफोलियो में और उस म्यूचुअल फंड हाउस का कोई फंड है या नहीं है, उन सब चीजों पर डिपेंड करता है। तो स्मॉल कैप कैटेगरी में 3 मेजरली म्यूचुअल फंड्स हैं जो काफी अच्छे यहां पर रहते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड है और एक्सिस स्मॉल कैप फंड है। एक्सिस और एसबीआई काफी पुराने म्यूचुअल फंड्स हैं, काफी लंबे टाइम से एक अच्छी कंसिस्टेंट रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं, लेकिन कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड जो है ये रिसेंटली अभी यहां पर फंड आया है, लेकिन ये फंड भी एक काफी अच्छा फंड है जो कंसिस्टेंटली एक अच्छी रिटर्न्स इन्वेस्टर को जनरेट करते हुए आ रहा है। लेकिन स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हुए आपको एक चीज याद रखनी है कि आप अपना टाइम हॉरिजॉन जो है उसको जरा 8 से 10 साल रखिएगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है स्मॉल कैप फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, और साथ में यहां पर रिस्क भी बहुत ही ज्यादा रहता है। तो उस चीज को आपको यहां पर ख्याल में रखना है अगर आप स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। तो ये स्मॉल कैप फंड्स में आप तभी इन्वेस्ट करें जब आप रिस्क ले सकते हैं, तभी आपको स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना है। इसके बाद दोस्तों टेक्नोलॉजी सेक्टर के फंड आ जाता है। हालांकि टेक्नोलॉजी सेक्टर का फंड मैं हर किसी को इन्वेस्ट करने के लिए कभी नहीं बोलता हूं, लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर के फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो मुझे पर्सनली आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड यहां पर काफी अच्छा कंसिस्टेंट फंड लगता है। लॉन्ग टर्म से एक कंसिस्टेंटली रिटर्न्स यहां पर दे रहा है। लेकिन टेक्नोलॉजी सेक्टर में अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपको एक चीज याद रखनी है कि बहुत ज्यादा रिस्क होता है। यहां पर टेक्नोलॉजी सेक्टर के चलने ना चलने पे ही आपकी रिटर्न्स आने वाली है। जैसे कि आप 1 साल में देखेंगे टेक्नोलॉजी सेक्टर ने बिल्कुल खराब परफॉर्म किया है, और वो इंपैक्ट आपके पोर्टफोलियो में भी यहां पर आते हुए दिखेगा। तो उस चीज का आपको ख्याल रखना है अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर में पैसा लगाते हैं। फॉरेन इक्विटी के फंड्स पे भी काफी सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारे अलग अलग म्यूचुअल फंड्स पे लोग यहां पर पूछते हैं। तो देखिए, अगर आप फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ 2 फंड्स के बारे में आपको सोचना है। मोतीलाल ओसवाल का नेस्डेक 100 फंड है, तो नेस्डेक 100 का इंडेक्स फंड आप ले सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल का नहीं लेना है। तो इसके अलावा जो भी आपको अच्छा दिखता है वो आप ले सकते हैं, लेकिन नेस्डेक 100 का इंडेक्स फंड लेने के बारे में आप सोचिए, या फिर S&P 500 इंडेक्स फंड लेने के बारे में सोचिए। इन दोनों में से जो भी फंड आपको अच्छा लगता है आप उसमें पैसा लगाइए। नेस्डेक 100 नॉन फाइनेंशियल कंपनीज का एक इंडेक्स है जिसमें 100 कंपनीज हैं, मेजरली टेक्नोलॉजी सेक्टर 50-60% रहता है। वहीं S&P 500 500 कंपनीज का यूएस के इंडेक्स है, जहां पर सारी बड़ी बड़ी कंपनीज यूएस की आपको अवेलेबल मिलती हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बहुत सारी चीजें बोली जाएंगी, हैंग सेंग इंडेक्स और बहुत सारे अलग अलग इंडेक्सेस, बहुत सारे अलग अलग यूएस के फंड। आपको किसी में भी इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं सोचना है, ये चीज आपको यहां पर ख्याल में रखनी है और इन फंड्स में इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों ये हैं वो कैटेगरी वाइज फंड्स जो मुझे हर कैटेगरी में अच्छे लगते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन आपको एक चीज यहां पर याद रखनी है कि आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करें तो अपना रिस्क प्रोफाइल को जरूर देखें। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपकी हेल्प होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि इन फंड्स में से क्या आप लोग किसी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।